वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों और आम नागरिकों, राजस्थान सरकार प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया है। जैसे कि आपको होता है, राजस्थान मृतक कर्मचारी अगर कोई होता है तो उसके लिए अनुकंपात्मक नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया है, और उसके संबंध में अभी जो प्रक्रिया है काफ़ी जटिल है और अनुकंपात्मक नियुक्ति के लिए काफ़ी तरह की प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। तो इसकी सुविधा के लिए राज्य सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जारी किया है। एक तो पूरा पोर्टल बना गया है, राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति पोर्टल, और उस पोर्टल के माध्यम से मृतक कर्मचारी के कोई भी परिवारजन है वो किस तरीके से अपना पोर्टल है वो लॉगिन करेंगे, अपना एक तरह से आवेदन है वो अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा डीडीओ या जो भी कार्यालय अध्यक्ष वगैरह होंगे उनके लेवल पे क्या क्या होगा, किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, आप अपना फॉर्म है उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। और ये पोर्टल इतना शानदार बनाया गया है कि कार्मिक या जो भी आवेदक है वो अपनी नियुक्ति का जो भी आवेदन है या ऑर्डर हो सकता है या नियुक्ति आदेश है वो भी इसी पोर्टल से प्राप्त करेगा। उसको कहीं भी किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहले तो मैं आपको परिपत्र बता देता हूँ, ये कल ही जारी हुआ है, जैसे जिसका विषय है कि राजस्थान मृतक कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में। और इसके लिए कार्मिक विभाग के द्वारा राजस्थान मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकंपात्मक नियुक्ति के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु समस्त विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्षों की एसओसो आईडी पर अनुकंपा ऐप विकसित किया गया है। यानी आपको एसओसो आईडी में जाकर के अनुकंपा ऐप है उसमें जाकर के ये काम करना होगा। अब इसके लिए दो तरीके होंगे, जो विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष होंगे उनको क्या काम करना पड़ेंगे, इसके अलावा आवेदक है उसको क्या काम करना पड़ेगा। पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो जरूर लंबा होगा लेकिन एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, ताकि अगर आपके भी आसपास में कोई ऐसा कार्मिक है या ऐसा कोई कर्मचारी है जिसकी मृत्यु के बाद में अनुकंपात्मक नियुक्ति का अगर कोई प्रोसेस है या कोई प्रक्रिया है तो उनकी आप सहायता कर सके। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो जो भी कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष उनकी एसओसो आईडी पे मैपिंग की जा चुकी है। अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त होने वाले अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निस्तारण अनुकंपा ऐप के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करना। ये संयुक्त शासन सचिव के नाम से आदेश जारी हुआ और यहाँ आप देखेंगे तो ये राजकाज के रेफरेंस नंबर है, ये डिजिटली साइन है और ये 9/5/2024 का ये जो आदेश है। अब ये तो हो गया आदेश, अब इसका प्रोसेस क्या होगा, पूरा मॉड्यूल क्या होगा, तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ और उसके बाद में आपको थोड़ा सा लाइव भी बता दूंगा किस तरीके से ये पोर्टल काम करेगा, क्या होगा। तो एक अनुकंपा नियुक्ति के लिए राजस्थान सरकार ने एक पूरा नया सिस्टम तैयार किया है, राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली RCAMS, यानी राजस्थान कंपनसेट अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस पे क्या क्या काम होंगे, एक तो इस पे अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में नियम परिपत्र है वो आपको मिल जाएंगे। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से जरूरत पड़ेगी वो मिल जाएंगे। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किस तरीके से करना है उसका पूरा मॉड्यूल है, और आवेदन करने का जो भी लॉगिन है या प्रोसेस है वो भी यहाँ हो जाएगा। और आवेदन करने के बाद में आवेदन की स्थिति चेक करनी है, स्टेटस चेक करना है कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ, ऑब्जेक्शन लगा, क्या हुआ, सारा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब ये इसकी जो पूरी PDF है इसमें अलग अलग तरह के जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल बताऊंगा और इसको थोड़ा सा लाइव पोर्टल पे बता दूंगा। तो ये जो कुछ नियमावली है, राजस्थान मृत शासकीय सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियमावली 1996 के नियम अनुकंपा आधारित जो भी आधार पे मृत शासकीय शासकों के आश्रितों को नियुक्ति को शासित करते हैं। अब इसमें ये तो कुछ जो सामान्य शब्द हो गए, आश्रित कौन होगा, पति पत्नी होगा या मृतक के सरकारी सेवक द्वारा अपने जीवन काल के दौरान कानूनी रूप से गोद लिए गए पुत्र पुत्री ये भी हो सकते हैं। इसके अलावा अविवाहित विधवा तलाकशुदा पुत्री जिसमें मृत कर्मचारी सेवक द्वारा जीवन काल में विधिक रूप से गोद ली गई हुई पुत्री भी शामिल है, यानी ये जो है वो अनुकंपा के पात्र है। इसके अलावा विवाहित पुत्री अगर उपरोक्त जो भी मैं कॉलम में अगर कोई उपलब्ध नहीं है, जैसे खंड 2 और 3 में उपलब्ध नहीं है, जैसे खंड 2 का मतलब हो गया कि उसके गोद लिए हुए पुत्र या उसकी अविवाहित विधवा तलाकशुदा पुत्री वगैरह वो नहीं है तो विवाहित पुत्री भी इसमें आ सकती है। और इसके अलावा मृत कर्मचारी के अविवाहित होने की स्थिति में उसके माता पिता अविवाहित भाई या अविवाहित बहन है वो भी अनुकंपा के पात्र होंगे। तो ये कुछ सामान्य जानकारी है। उसके बाद में यहाँ जो पोर्टल है इस पर आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, मैं आपको लाइव भी बता दूंगा। होम मिलेगा, डाउनलोड मिलेगा, FAQ मिलेंगे और SSO लॉगिन। तो सबसे पहले आपको यहाँ से जैसे इस तरह के जो ऑप्शन मिलेंगे जिसमें होम बटन है, होम बटन पे आपको यहाँ से जिसका जो मेन जो साइट है वो बता देगा। उसके बाद में डाउनलोड सेक्शन है, उसमें आपको अलग अलग तरह के डाउनलोड, ये पूरा यूजर मैनुअल जो मैं अभी बता रहा हूँ ये भी आपको इस डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा।
पीपीटी भी आपको मिल जाएगी और इंस्ट्रक्शन वीडियो भी मिल जाएंगे। हालांकि अभी अपलोड थोड़े से हुए नहीं हुए मैं आपको बता दूंगा। FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है वो भी मिलेंगे। उसके बाद में आपको किस तरीके से लॉगिन करना, तो लॉगिन का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ दिया हुआ है। अब FAQ में इस तरीके के जो प्रश्न है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो FAQ प्रश्न 3 इसमें है, तो यहाँ से जैसे ये जो है ये आपको ये जो anukampa.rajasthan.gov. ये पोर्टल है, इसमें आपको होम पेज है, डाउनलोड है, और डाउनलोड में फिलहाल अभी जैसे एप्लीकेंट यूजर मैनुअल यही शो हो रहा है, अन्य अभी अपलोड होने हैं। इसके बाद में FAQ है। अब मान लो जैसे FAQ की बात करें तो यहाँ FAQ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से कुछ प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कौन कर सकता है, तो मृतक के राजस्थान के मृतक शासकीय सेवक के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति हो तो आवेदन कर सकते हैं। अब आश्रित में कौन कौन आएंगे मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कहाँ करना होगा, तो राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति के लिए आपको SSO पोर्टल पे लॉगिन करने के पश्चात अनुकंपा राज CAMS आइकन है उस पर क्लिक करना है और इसके बाद में आपको ये सीधा इस पोर्टल पे आपको ले जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति आवेदन के लिए जनाधार आवश्यक है, तो हाँ जनाधार है वो मस्ट है, आवश्यक है। और जनाधार में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, साथ ही आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि कई साथी जो जिनका या खास करके जो स्टूडेंट्स है उनका जनाधार में नाम है लेकिन मोबाइल नंबर माता पिता के हैं या बैंक अकाउंट नंबर नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या जैसे कोई भी छात्रवृत्ति वगैरह होती है उसमें होती है। तो अभी जैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे तो छात्रों से या अधिगमों से भी निवेदन रहेगा कि आप अपने जनाधार में अपनी खुद की डिटेल यानी मोबाइल नंबर है, इसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर वगैरह खुद के भी अपडेट करवाएं। जनाधार में सामान्य रूप से जो परिवार के मुखिया होता है उसका डाटा अपडेट होता है, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, लेकिन प्रत्येक मेंबर है अपना डिटेल अपडेट कर सकते हैं। आप घर बैठे भी कर सकते हैं, ई मित्र से भी कर सकते हैं, तो वो जरूर करें। व्यक्तिगत जानकारी पूर्ण और सही होनी चाहिए, तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और अगर मान लो ऐसी स्थिति है कि डॉक्यूमेंट अधूरे या उसमें डिटेल्स मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट नहीं है, तो पहले आपको जनाधार में ये सारी डिटेल्स अपडेट करवानी, उसके बाद ही आवेदन करना है, क्योंकि जनाधार से जुड़े मोबाइल में OTP वगैरह और जो भी काम होगा वो होगा। अगला है क्या राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति के लिए दिवंगत कर्मचारी की पहचान संख्या आवश्यक है। पहचान संख्या का मतलब हो गया कि एम्प्लॉय ID, जैसे कोई कर्मचारी था उसकी एम्प्लॉय ID आवश्यक है। तो सीधी सी बात है कि एम्प्लॉय ID है वो अप्रैल 2014 हुई है, उसके बाद से शुरू हुई है। तो यदि दिवंगत कर्मचारी की मृत्यु 1/4/2014 के बाद हुई है तो एम्प्लॉय की पहचान संख्या यानी एम्प्लॉय ID आवश्यक है। और अगर उसके पहले की मृत्यु हो चुकी है और अभी पुराना पेंडिंग केस है और अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई है तो उनकी ID उस समय नहीं थी, तो उनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि दिवंगत कर्मचारी की मृत्यु 1 अप्रैल 2014 से पहले हुई है तो पहचान संख्या की आवश्यकता नहीं है, और उस स्थिति में दिवंगत कर्मचारी की विभाग की प्रविष्टि है वो की जानी है। तो ये तो कुछ सामान्य FAQ हो गए। इसके बाद में आपको यहाँ SSO लॉगिन पे करना है, तो मैं थोड़ा सा आपको ये प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ से जैसे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में आपको SSO लॉगिन है, यहाँ ऑप्शन है, इस पर जाकर के आपको SSO पे लॉगिन करना है। अब SSO लॉगिन पे आपको होता है कि प्रत्येक युवा या किसी भी स्टूडेंट का यहाँ SSO पे लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आप भी SSO पे अभी आपकी ID नहीं बनी हुई है तो आप जैसे कोई भी फॉर्म भरेंगे तो आपको SSO की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन जो यहाँ दिया हुआ है, 2 तरह का ऑप्शन है, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन से सीधा क्लिक कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन करें। सबसे पहला काम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब इसमें अलग अलग तरह के जो जैसे ऑप्शन आएंगे, अनुकंपा नियुक्ति के नियम परिपत्र है, आवश्यक दस्तावेज कौन से होंगे, आवेदन कहाँ से करेंगे तो उसका जो दिया होगा, इसके अलावा आवेदन की स्थिति आप चेक कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग जैसे अनुकंपा नियुक्ति संबंधी जो भी डाउनलोड है इसमें आपको आदेश वगैरह सारे मिल जाएंगे। हालांकि अभी जो डाउनलोड सेक्शन है उसमें अभी मैंने आपको लाइव करके बताया कि अभी जो डाउनलोड सेक्शन है यहाँ से आप देखेंगे तो अभी जैसे एक्टिव यूजर मैनुअल ही आपके यहाँ काम आ रहा है, बाकी ऑप्शन अभी शुरू नहीं हो, तो हो जाएंगे 1-2-4 दिन में। उसके बाद में दस्तावेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन कौन से दस्तावेज आपको आवश्यकता होगी। तो जैसे अनुकंपा नियुक्ति के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो पहला दस्तावेज है तो दिवंगत कर्मचारी, जो भी कर्मचारी डिसीज एम्प्लॉय है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र है, वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य है, तो वो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आप जब भी कोई भी कर्मचारी किसी के परिवार में ऐसी कुछ कंडीशन हो जाए तो वो सामान्य रूप से बना देते हैं। और आप जब भी अगर आपके आसपास में कोई ऐसा मामला है तो उनको भी आप सलाह दें कि 7 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर है वो उसका रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके बाद में जनाधार आवश्यक है, आधार कार्ड आवश्यक है, मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है, 10वीं की मार्क लिस्ट आवश्यक है जन्म प्रमाण पत्र के लिए, शैक्षणिक योग्यता है, अगर मान लो निरक्षर है तो उसका शपथ पत्र आवश्यक है, चित्र प्रमाण पत्र है राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित, ये आवश्यक है। इसके अलावा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट है, ये स्व घोषणा के साथ में, वो भी आवश्यक है। अब इसके जो
खाली फॉर्मेट है ये भी आपको यहाँ साइट पे मिल जाएंगे। यहाँ जो भी जैसे चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट मिल जाएगा आपको, यहाँ से डाउनलोड सेक्शन में जाके कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस सत्यापन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आवेदक की संतान की स्थिति के संबंध में शपथ पत्र है वो भी आपको यहाँ से डाउनलोड करके करना पड़ेगा। इसके अलावा परिवार की आय का प्रमाण पत्र है वो अपलोड होगा। मृत कर्मचारी के परिवार की आय के अन्य स्रोतों के संबंधी शपथ पत्र है वो करना पड़ेगा। परिवार के सभी सदस्यों के भरण पोषण से संबंधित वचन पत्र, जो भी एप्लीकेंट है वो अपना वचन देगा कि मैं परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करूंगा, उसका भी यहाँ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा स्व घोषणा का प्रमाण पत्र अगर कोई है, कोई सूचना अगर एक्स्ट्रा है तो वो अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आवश्यकता हो तो राशन कार्ड, यानी लिखा ओनली इफ एप्लीकेबल। इसके अलावा अगर गोदनामा किया हुआ है तो गोद लेने का प्रमाण पत्र है। आवेदक अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी का है तो उसका वहाँ का मूल प्रमाण पत्र। जाति वर्ग का प्रमाण पत्र जो भी अगर लागू होता है तो, या अगर डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम संस्था का अगर मान लो एप्लीकेबल है, या अगर उसने कोई पढ़ाई की हुई है तो वहाँ का। इसके अलावा आवेदक अविवाहित होने की स्थिति में उसका घोषणा पत्र है, ये भी इसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाई मैरिड एप्लीकेंट रिगार्डिंग ड्योरी, यानी विवाहित जो प्रार्थी है तो वो शपथ दहेज नहीं लिया या नहीं लेगा, उसका प्रमाण पत्र यहाँ आपको करना है। इसके अलावा आवेदक की नियुक्ति तो परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा सहमति वाला जो पत्र है वो पूरा यहाँ से आपको संयुक्त एक दस्तावेज है वो भी अगर लागू होता है, और लगभग ये मांगते हैं तो आप तैयार कर दें अगर किसी की आवश्यकता हो तो। और यहाँ फॉर्मेट भी आपको ब्लैंक फॉर्मेट मिल जाएगा, उसमें डिटेल्स भर करके उसको अपलोड करना है। इसके अलावा परिवार का अन्य सदस्य किसी भी सरकारी कर्मचारी नहीं होने का प्रमाण पत्र है, ये भी यहाँ से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे। उसके बाद में अनुकंपा के लिए यहाँ आवेदन करना है तो यहाँ एसओसो आईडी से लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके कैप्चा एंटर करके लॉगिन करना है। उसके बाद में आप यहाँ आवेदन की जो स्थिति है वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे तो वहाँ दो तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे, मैं आपको लाइव करके बता दूंगा। एक तो आपको जैसे मान लो किसी कार्मिक ने आवेदन किया तो उसका आवेदन संख्या या मोबाइल नंबर से उसको सर्च कर सकते हैं, या उसकी एम्प्लॉय आईडी से कर सकते हैं। और तीन तरह के ऑप्शन है आवेदन को सर्च करने का। पहला तो आवेदन संख्या, जैसे ही सबमिट करेंगे फॉर्म में तो उसके आवेदन क्रमांक मिल जाएंगे। दूसरा है कि जो दिवंगत कर्मचारी था उसकी आईडी जो है उससे भी यहाँ सर्च कर सकते हैं। और तीसरा जो मोबाइल नंबर वो उसमें एंटर किए हुए हैं तो जब आपने अप्लाई किया उससे मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति को है वो जान सकते हैं। उसके बाद में अब सबसे पहला काम, जैसे ये तो सारा हो गया, अब सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि एंटर एम्प्लॉय आईडी एसओसो आईडी। कर्मचारी के लिए एसओसो आईडी है वो पासवर्ड दर्ज करना, तो यहाँ कर्मचारी की जो एसओसो आईडी और पासवर्ड होगा वो एंटर करना है। और अगर मान लो किसी कार्मिक के या हो सकता है मान लो जो आवेदक है उसके एसओसो आईडी नहीं बनी हुई है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे जाना है। एसओसो आईडी में मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन में जाना है, इसके लिए मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है और मात्र 2 या 3 मिनट में आप एसओसो पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप जनाधार से कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं। तो जो नया पंजीकरण है उसको आपको जीमेल या जनाधार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एसओसो आईडी आपको हर हालत में बनानी है। और इसके बाद में एसओसो में जब भी लॉग इन करेंगे तो इसमें G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन जो है उसमें जाकर के अनुकंपा आइकन का चयन करना है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मान लो ये नॉर्मल जो इस तरह का जो होगा पेज, उसमें अगर मान लो यहाँ से एक बार अगर आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, नहीं है तो आपको यहाँ से जो है अदर एक्टिव ऐप्स है उसमें जाना है। और यहाँ जाने के बाद में आपको यहाँ से जैसे शुरुआत में मिल जाएगा, ये पे है तो अनुकंपा राज CAMS, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में जैसे यहाँ इस तरीके से अनुकंपा का वाला जो है पेज वो खुल जाएगा और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से जैसे एक तो है क्लिक हियर फॉर आवेदन करना है तो आपको यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा। ये किसी भी कार्मिक की मैंने एक आपको लाइव बताया कि जैसे ये यहाँ कार्मिक का एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा। उसके बाद में व्यू आवेदन की स्थिति चेक करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि अभी नो डाटा आ रहा है क्योंकि ये शुरू नहीं हुआ और ना ही किसी का आवेदन आया है, तो ये वीडियो लॉगिन पे भी हो जाएगा। एम्प्लॉय है वो अगर यहाँ क्लिक करना चाहे तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो पोर्टल है ये इस तरीके से आपके लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ आपके होम है, एप्लीकेंट फॉर्म है, डाउनलोड यूजर मैनुअल यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिटर्न एप्लीकेशन अगर कोई है, एप्लीकेशन यानी रिवर्ट हुई है या कोई ऐसा मामला है तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे मान लो आवेदन करेंगे तो सबसे पहला यहाँ पूछेगा कि क्या दिवंगत कर्मचारी की मृत्यु 1 अप्रैल 2014 से पहले की है। अगर पहले की है यस करेंगे तो एम्प्लॉय आईडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ से यस कर देंगे तो एम्प्लॉय आईडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दूसरी डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी, जैसे कर्मचारी का नाम है, जो दिवंगत कर्मचारी उसकी पिता का नाम, उसका जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, डिपार्टमेंट कौन सा था, पद नाम कौन सा था। लेकिन अगर मान लो यहाँ से अगर 1/4/2014 के बाद
और उसकी नियुक्ति है तो उसकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ से एंटर करेंगे। आरजे वाली जो भी आईडी है, आरजे जेपी है, आरजे जेओ, आरजे जेएल, जो भी आईडी है वो यहाँ एंटर करेंगे। और उसके बाद में यहाँ वेरीफाई एम्प्लॉय का ऑप्शन आएगा। आईडी एंटर करने के बाद ही वेरीफाई का ऑप्शन काम करेगा। तो मैं वापस यहाँ आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आपको ये यहाँ से अनुकंपा बढ़ा जाएगा, ये सारा मैंने आपको लाइव करके बता दिया। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया के लिए आपको जन आधार नंबर दर्ज करने पड़ेंगे। मान लो जैसे एम्प्लॉय आईडी है वो आप इंटर करेंगे। पहले तो आपको सिलेक्ट करना है कि 1 अप्रैल 2014 के पहले के कार्मिक है या बाद के। अगर पहले के हैं तो मैनुअल फिल करना है, अगर बाद के हैं तो सीधी एम्प्लॉय आईडी इंटर करनी है। और आगे की प्रक्रिया के लिए आपको जन आधार इंटर करना पड़ेगा। और परिवार के जो भी सदस्य होंगे उसको चेक करना है और आवेदक के मोबाइल में OTP जाएगा और उससे वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। और उसके बाद में जो भी अगर मान लो कुछ डाटा जन आधार से प्राप्त नहीं होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने पड़ेंगे। और सहमत फॉर्म, नियम है या शर्तें वगैरह वो सारी जांच करके सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। और सबमिट पे क्लिक करते ही आवेदक को मैसेज मिल जाएगा, SMS मिल जाएगा कि उसका फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। और उसके बाद में उसकी आवेदन की आईडी है, केस ऑफिसर का नाम और संपर्क नंबर मिल जाएगा। वो आवेदक केस ऑफिसर से संपर्क भी कर सकता है और अपनी स्थिति भी फॉर्म की देख सकता है। उसके बाद में यहाँ से जैसे स्थिति चेक कर सकता है। उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने के बाद में सारा अगर मान लो सही हो जाए तो उसके बाद में सीधा नियुक्ति पत्र है वो डाउनलोड का ऑप्शन वहाँ शो हो जाएगा। और वहाँ से सीधा नियुक्ति पत्र और भौतिक दस्तावेज के सफल सत्यापन के बाद में नियुक्ति से ज्वाइनिंग पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब ये किस तरीके से होगा, यहाँ से जैसे सबसे पहले SSO में जाएंगे, यहाँ से मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में अनुकंपा नियुक्ति के लिए जाएंगे। अब इस पोर्टल पे जाकर के यहाँ से जाकर के मान लो यहाँ करेंगे SSO तो भी आपको रीडायरेक्ट टू SSO होगा। और आप नए सिरे से SSO से यहाँ से जैसे SSO आप यहाँ क्लिक करेंगे और आप SSO क्लिक करके यहाँ मान लो SSO पे लॉगिन करेंगे तो भी आपको सीधा इसी पोर्टल पे ले जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ से जैसे SSO वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो भी आपको रीडायरेक्ट टू SSO करेगा। और यहाँ आपको कर्मचारी है उसके SSO ID और लॉगिन हो जाना है। और यहाँ इस तरीके से जैसे मैंने अभी बताया लॉगिन के बाद में या तो सीधे आपके आ जाएगा या G2C में आपको सर्च करना है। अनुकंपा वाला जो पोर्टल है मेन्यू है वो सर्च करना है। उसके बाद में यहाँ मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि यहाँ आवेदन करने के लिए यहाँ नियुक्ति पर क्लिक करना पड़ेगा। मैंने आपको यहाँ जैसे बताया था यहाँ से एम्प्लॉय आईडी के। और उसके बाद में अगर मान लो पहले से आवेदन किया हुआ तो यहाँ से आवेदन की स्थिति चेक करनी है तो यहाँ से क्लिक करना है। तो आपका भरा हुआ आवेदन उसकी डिटेल्स वगैरह सारी शो हो जाएगी। अब यहाँ 2 तरह के ऑप्शन होंगे कि एक तो कर्मचारी 1 अप्रैल 2014 से पहले के हैं तो यस करना है। यस करेंगे तो इस तरीके से डिटेल आ जाएगी जो मैंने अभी आपको लाइव बताया। और मान लो अगर 1/4/2014 के बाद की नियुक्ति है तो यहाँ से नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी यहाँ से जैसे मैंने भी आपको बताया था इस तरह का जो ऑप्शन होगा एम्प्लॉय आईडी एंटर करने का। और यहाँ आपको जो भी एम्प्लॉय आईडी है वो आपको यहाँ से जैसे आप एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे और एम्प्लॉय आईडी एंटर करने के बाद में वेरीफाई एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे यहाँ से एम्प्लॉय आईडी दर्ज करेंगे फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे एम्प्लॉय आईडी ऑफ डिस्टेंस एम्प्लॉय इस पर क्लिक करना है और यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद में सारी डिटेल्स जो कर्मचारी की है एम्प्लॉय आईडी से जुड़ी हुई है वो शो हो जाएगी। और उसमें कुछ ऑप्शंस है जैसे TSP वगैरह है, मृत्यु का स्थान वगैरह, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स ऑटो फिल्ड नहीं है जो डाटा वो आपको फिल करने पड़ेंगे। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें एम्प्लॉय से संबंधित है वो SSO आईडी या एम्प्लॉय आईडी से अपने आप इसमें शो हो जाएगी। और मृत्यु प्रमाण पत्र और जारीकर्ता का नाम जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र किसने जारी किया, पंचायत से, नगर पालिका से, वो जो भी है या अस्पताल वगैरह से, तो वो प्रमाण पत्र के उसके क्रमांक है वो एंटर करने पड़ेंगे। यहाँ से जैसे एम्प्लॉय आईडी दर्ज करेंगे फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय का नाम है जो दिवंगत कर्मचारी उसका नाम, उसके माता पिता का नाम, पति का नाम, जेंडर, वैवाहिक स्थिति, प्रथम नियुक्ति तारीख, नियुक्ति का प्रकार वगैरह, ये सारी डिटेल्स है, DDO कोड वगैरह, ये सारे ऑटोमेटिक एम्प्लॉय आईडी से डाटा फैच होकर के आ जाएगा। अब यहाँ जो मैन्युअली करना पड़ेगा एक तो मृत्यु से संबंधित जैसे मृत्यु की विवरण है जिसमें प्रमाण पत्र और मृत्यु की तारीख है, मृत्यु का स्थान है और मृत्यु प्रमाणकर्ता उसका सर्टिफिकेट की संख्या है और जारीकर्ता का नाम वो सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर दिवंगत कर्मचारी की मौत का कारण ऑर्डिनरी है यानी सामान्य है या मार्टियर है यानी जैसे मान लो कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो केवल मार्टियर चयन करें यानी कह सकते हैं कि जैसे शहीद का जो दर्जा तो होता है इन सर्विस है वो चयन करना, अन्यथा ऑर्डिनरी करें। और इसके बाद में जन आधार वाला जो ऑप्शन है उस पर इंटर करना और जन आधार नंबर इंटर करेंगे तो जो उसके जन आधार से संबंधित जो भी डिटेल्स होगी वो यहाँ नीचे शो हो जाएगी। और उसके बाद में अब मान लो एक स्थिति ये हो सकती है कि मान लो कोई कर्मचारी है जिसकी डेथ हो गई और जो आवेदक है उसकी जन आधार संख्या सेम भी हो सकती है अगर उसी के परिवार का, उसी की फैमिली का मेंबर का है। और मान लो अगर उसका नाम जन आधार में नहीं है, जैसे मान लो विवाहित पुत्री है या और कोई है जिसका जन आधार अलग से बन गया है, तो उस स्थिति में
यहाँ अगर जनाधार सेम है तो वहाँ पे क्लिक करना है, अगर सेम नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पहले तो आपको जनाधार मृत कर्मचारी का दर्ज करना पड़ेगा, डाटा फैच हो जाएगा। और अगर नहीं है, मान लो कर्मचारी और वो आवेदक दोनों अलग अलग है, तो आपको नो पे क्लिक करना पड़ेगा। इस तरीके से नो पे क्लिक करेंगे तो एक तो जनाधार, जो कर्मचारी मृत कर्मचारी उनका जनाधार एंटर करना पड़ेगा, और जो आवेदक है उसका भी जनाधार नंबर एंटर करना पड़ेगा। और उसके बाद में ये संख्या वो दर्ज करके यहाँ से डाटा फैच करना पड़ेगा, और मृत कर्मचारी के जो भी परिवार के विवरण है यहाँ शो हो जाएंगे। और उसके बाद में सिलेक्ट पे कर भी करके जो भी कार्मिक है जिसको सिलेक्ट करना है, जो आवेदक है उसको सिलेक्ट करके उसके साथ कर्मचारी के संबंध है, यानी पिता मतलब पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, जो भी है, वैवाहिक स्थिति उसकी क्या है, वो सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और उससे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये, जैसे मान लो इस कार्मिक को सिलेक्ट किया, इस सदस्य को, तो ये इसके नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, स्पाउस का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आयु वगैरह ये आ जाएगी, और यहाँ से ओटीपी से इसको सबमिट करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद में ओटीपी भेजने के बाद में जैसे ही ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, ओटीपी एंटर करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद में जो भी आवेदक है उसकी डिटेल्स जनाधार से फैच होकर के यहाँ से हो जाएगी, जिसमें आवेदक का नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, इसके अलावा मैरिटल स्टेटस वगैरह है, इसके अलावा उसकी एड्रेस है, पूरा स्थायी पता, वर्तमान पता वगैरह। उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड करने पड़ेंगे, तो वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, और दिवंगत कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र, ये जितने भी फॉर्मेट्स मैंने अभी बताए थे, ये सारे फॉर्मेट्स यहाँ आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इस तरीके से यहाँ फॉर्मेट अपलोड करने के बाद में, सारी डिटेल्स अपलोड करने के बाद में यहाँ चेक बॉक्स का क्लिक जो ऑप्शन है वो आएगा, और यहाँ से आपको विवरण दर्ज करें और सबमिट आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से सबमिट आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और कुछ विवरण तो ऑटो प्राप्त होंगे क्योंकि जनाधार से डाटा फैच होगा, कुछ मैन्युअली भरना पड़ेंगे। इसके अलावा सारे जो फॉर्मेट्स है जो मैंने बताया अभी, प्रमाण पत्र है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद में ईमेल आईडी भी एंटर करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक वैसे आ जाएगा। उसके बाद में नियुक्ति के लिए, वरीयता के लिए 3 जिलों का चयन करना पड़ेगा। जैसे आप कौन कौन से जिले में नियुक्ति चाहते हैं तो 3 जिलों का चयन करना पड़ेगा। और पासपोर्ट साइज का जो फोटो है आवेदक का और स्कैन सिग्नेचर 2 MB के भीतर आपको, यानी 2 MB से कम की फोटो और साइन ये स्कैन करके अपलोड करना पड़ेंगे। जैसे यहाँ से ये इस तरीके से पूरा आवेदक का नाम, पिता का नाम, ये काफ़ी डाटा जो है जनाधार से आ जाएगा। नहीं आ रहा है वो आपको फीड करना है। डेट ऑफ बर्थ है, आयु है, इसके अलावा जाति है, मोबाइल नंबर है, परमानेंट एड्रेस जो भी है वो इस तरीके से यहाँ डाटा काफ़ी हद तक जनाधार से आ जाएगा। अगर दोनों स्थायी पता और पत्राचार का सेम है तो इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में प्रेफरेंस भरनी है कि किस जिले में नियुक्ति चाहता है जो आवेदक है, तो यहाँ 1, 2, 3 चॉइस भरनी है। पहले जिला है अपना जहाँ भी नियुक्ति चाहता है वो 3 जिले भरने हैं। उसके बाद में फोटो यहाँ से अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है। फोटो साइन है 2 MB से कम हो, ये ध्यान रखें। और इसके बाद में अगर मान लो नियम ये है कि 90 दिन के अंदर, यानी कार्मिक के निधन के 90 दिन के अंदर आवेदन करना है। अगर 90 दिन से ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो देरी का कारण यहाँ एंटर करना है। और उसके बाद में अगर मान लो उससे पहले किसी आवेदक ने आवेदन किया तो इस पे क्लिक करना है, उसका डिटेल देना है। और अगर मान लो किसी ने आवेदन नहीं किया है, पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो नो पे क्लिक करना है। या मान लो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यदि आवेदक ने पहले आवेदन किया तो हाँ पे क्लिक करें, अन्यथा नहीं पे करें। और उसके बाद में नोट, अगर मृत कर्मचारी का संबंध दत्तक पुत्र या पुत्री चुना गया है तो दत्तक प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। यानी मान लो अगर दत्तक का मामला है तो सर्टिफिकेट है, वो जो भी सर्टिफिकेट लागू होता है वो आपको मैंने पहले बता दिया करना है। इसके बाद में पूर्व में अगर आवेदन किया तो पूर्वक आवेदन है उसको चेक करने के लिए वहाँ प्री एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो वो शो हो जाएगा, या उस पर डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी। मान लो जैसे पूर्व में आवेदन किया तो येस पे क्लिक करेंगे, तो पूर्व में आवेदन किया तो उस पर क्लिक करेंगे, वो डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। अगर मान लो नहीं किया हुआ है तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो और आवेदन के अंत में पहले से मौजूद का विवरण है वो यहाँ शो हो जाएगा। अब उसके बाद में कौन कौन से दस्तावेज सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, वो मैंडेटरी है, जिसके आगे लाल कलर में स्टार लगा हुआ है, वो जो आप अगर मान लो किसी कार्मिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो एक तो है डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिसीज एम्प्लॉय, यानी मृत कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र, जनाधार और एप्लीकेंट, यानी एप्लीकेंट जो है आवेदक है उसका जनाधार कार्ड, उसका आधार कार्ड एप्लीकेंट का, मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदक का, जो भी आवेदन करना चाह रहा है उसका, 10वीं का सर्टिफिकेट आवेदक का, उसके अलावा राजपत्र अधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, इसके अलावा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन घोषणा पत्र, उसका फॉर्मेट भी आपको इसी साइट पर मिल जाएगा, मैंने बता दिया था। इसके अलावा आवेदक की संतान संबंधी घोषणा है, शपथ पत्र है वो, इसके अलावा परिवार की आय का शपथ पत्र, कुछ शपथ पत्र होंगे आपको नोटरी करवाने पड़ेंगे, जो 50 रुपये के स्टाम्प पे लेकर के आपको नोटरी करवाने पड़ेंगे। मृत कर्मचारी की आय संबंधी है, इसके सारे ब्लैंक फॉर्मेट आपको साइट पे मिल जाएंगे, मैंने बता भी दिया था। उसके अलावा परिवार के सभी सदस्यों के भरण पोषण का शपथ पत्र,
और स्व घोषणा का शपथ पत्र, इसके अलावा आवेदक का राशन कार्ड, आवेदक को गोद लेने का प्रमाण पत्र। ये दस्तावेज है, ये मैंडेटरी नहीं लागू होते हैं, हो तो मान लो जैसे गोदनामा किया हुआ तो लागू होगा, अन्यथा आवश्यकता नहीं है। या टीएसपी क्षेत्र का अगर कोई कैंडिडेट है, आवेदक है, तो उसके लिए वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र वो जरूरी है। कैटेगरी है तो कैटेगरी का जाति का प्रमाण पत्र है तो वो, आवेदक अगर दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट है, आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम संस्था द्वारा अगर पढ़ा लिखा है और जैसे मान लो कोई शैक्षणिक योग्यता की हुई है तो वो प्रमाण पत्र उसके पास होगा। इसके अलावा आवेदक के अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, जो भी जैसी स्थिति है, विवाहित है तो दहेज नहीं लेने का प्रमाण पत्र, और परिवार का भरण पोषण करने का सहमति प्रमाण पत्र, इस तरीके से, और परिवार के सभी सदस्यों की सहमति, ये सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। उस फॉर्मेट्स में आपको ये शपथ पत्र है, वो शपथ पत्र लगभग सारे आप नोटरी करवा करके तैयार रखें, उसी को अपलोड करना पड़ेगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पास में रखें। तो इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड होंगे, यहाँ से जैसे अपलोड होंगे आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहला काम तो होगा कि दिवंगत कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, जन आधार कार्ड आवेदक का, आधार कार्ड आवेदक का, राशन कार्ड है। इसके अलावा आवेदक के द्वारा जो भी अन्य प्रमाण पत्र है, जैसे एडिशनल जो भी सर्टिफिकेट है, ये मूल निवास प्रमाण पत्र है, 10वीं का सर्टिफिकेट है, दहेज नहीं लेने का, दिव्यांगता का, जो भी लागू होते हो वो सारे अपलोड करके यहाँ एक डिक्लेरेशन जो आएगा ऑप्शन, उस पर आपको राइट क्लिक करना है, यानी चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और सबमिट करना है। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे, आवेदक के पास में एक इस तरीके का मैसेज आएगा कि अनुकुमार, आवेदक का नाम अनुकुमार नियुक्ति हो तो आपका जो आवेदन पत्र है वो क्रमांक, यानी क्रमांक आ जाएंगे, और केस अधिकारी इसके लिए कौन होंगे उसके भी मोबाइल नंबर आ जाएंगे, और इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज संभाल कर रखना है, उसी नंबर से उसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे यहाँ वापस दोबारा जब लॉगिन करेंगे तो आवेदन करने के बाद में आवेदन कहाँ तक पहुँचा उस स्थिति को यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ये आवेदन है, अब उसके बाद में जो भी अनुकुंभा पोर्टल है, इस पर आवेदन की स्थिति व्यू स्टेटस में जाकर के चेक कर सकते हैं। केस ऑफिसर से संबंधित इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद में उसकी अगर कोई टिप्पणी है या कोई ऑब्जेक्शन है वो सारा यहाँ से देख सकते हैं। और लास्ट में सारा केस अगर क्लियर हो जाए तो उसके बाद में डाउनलोड हियर, यानी नियुक्ति पत्र है वो यहाँ से सीधे ही डाउनलोड हो जाएगा। किसी भी कार्यालय में आपको चक्कर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खास करके जो डिजीज कर्मचारी, दिवंगत कर्मचारी, उनके कोई भी आश्रित है, आवेदक है उनको, और डाउनलोड हियर, और वहाँ से सीधा नियुक्ति से ज्वाइनिंग लेटर ये सीधा डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद में उसमें आवेदक की ये जैसे एप्लीकेशन की हिस्ट्री इस तरीके से यहाँ से हो जाएगी, और यहाँ से जो भी केस ऑफिसर का नाम, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट का नाम, ये अलग अलग शो हो जाएंगे। और सीधा उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेटर है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, और अपॉइंटमेंट लेटर पे ये डाउनलोड होगा। उसके बाद में संबंधित जो भी विभाग होगा वहाँ जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसका वेरीफाई होने के बाद में सीधा है वो नियुक्ति हो जाएगी। तो बहुत ही आसान काम कर दिया है। अगर कोई भी भगवान न करे किसी के परिवार में ऐसी कोई स्थिति आए, लेकिन मान लो किसी कर्मचारी की अचानक मृत्यु हो जाती है सेवा में रहते हुए, तो उसके आश्रित के लिए आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो लाइव कर दिया गया है। बहुत ही आसान तरीका है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो गया, लेकिन मैंने पूरी डिटेल बताने की कोशिश की है, और एसओसो में जाकर के आप किस तरीके से करेंगे वो भी मैंने बता दिया। और मान लो ऐसा कोई केस आ गया तो मैं पूरा प्रोसेस लाइव करके बता दूंगा, नहीं तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको मैनुअली एक तरह से बता दिया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक होंगे, एसओसो आईडी बनानी पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, कौन से मैंडेटरी नहीं है, या जो भी लागू होते हैं वो इस तरीके से पूरा प्रोसेस। और यहाँ इस पोर्टल पे आपको अप्लाई करने के बाद में हाथों हाथ नियुक्ति पत्र तक सारा इसी पोर्टल से मिलेगा। कहीं भी किसी भी ऑफिस का आपको चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था या सुविधा गवर्नमेंट राजस्थान सरकार ने कर दी है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अनुकंपा नियुक्ति पोर्टल के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लिए उपयोगी रहेगी। अपने जो भी साथी वगैरह है सभी से ये जानकारी जरूर शेयर करें। और अगर मान लो आपके आसपास में कोई ऐसा मामला आता है, किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी सहायता जरूर करें। और इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, मैं यथासंभव आपका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हालांकि ये प्रोसेस अभी शुरू हुआ तो थोड़ा सा इसमें कुछ मॉड्यूल्स है वो अभी हो सकता है कुछ दिन काम करना शुरू नहीं करे, या धीरे धीरे सब काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ऐसा कोई मामला आएगा तो मैं यथासंभव उसका पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा। काफ़ी हद तक मैंने जानकारी इसमें दी है और आशा करता हूँ आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।